देखिए आज हम इलेक्ट्रिकल कूलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल कूलिंग क्या होती है? देखिए इलेक्ट्रिकल कूलिंग में क्या होता है, कूलिंग मतलब ठंडा करना। किसके द्वारा ठंडा करना? हीटर, लाइट के द्वारा किसी वस्तु चीज को क्या करना, ठंडा करना, क्या कहलाता है? कूलिंग कहलाती है। ठीक है। कूलिंग कूलिंग के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं। जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रशीतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रशीतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? प्रशीतक। ठीक है, प्रशीतक क्या बोला जाता है ना? प्रशीतक बोला जाता है। प्रशीतक बोला जाता है। इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर्स बोलते हैं। अब देखिए दो तरह के प्रशीतक होते हैं। एक होता है मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर, एक कौन सा होता है? मैकेनिकल, जिसमें MAMR लिख रहा हूँ देखो। ये कौन सा होता है? मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर। एक होता है मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर, दूसरा दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर, NMR बोलते हैं। ठीक है, NMR। एक होता है मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर, एक होता है नॉन मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर। अब जो मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर होता है ये हमारा दो टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है? एयर रेफ्रिजरेटर, मतलब हवा के द्वारा कूलिंग। ये दो टाइप की वर्किंग में काम, दो तरह की वर्किंग में काम करता है। एक काम करता है रिवर्स कार्नोट साइकिल, एक होता है बेल कोलेमैन साइकिल। एक होता है बेल कोलेमैन साइकिल। दो तरीके की सिद्धांत में काम करता है। रिवर्स कार्नोट साइकिल, ये साइकिल्स होती हैं कि किस प्रक्रम चक्र होते हैं कि ये इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। रिवर्स कार्नोट साइकिल और बेल कोलेमैन साइकिल। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये कूलिंग में ये चीजें भी यूज होते हैं, क्योंकि इससे ही MCQ आपका पूछा जाएगा। ठीक, दूसरा होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर। इसमें क्या होता है? वेपर को कंप्रेस करके, मतलब उसे दबाया जाता है जब किसी वेपर को, तो वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा गैस सिलेंडर में, जो हम गैस को, वेपर को अणु को कंप्रेस करते हैं तो वो ठंडी हो जाती है नहीं। ठीक इसी तरीके से सिद्धांत पे क्या होता है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर। ठीक है। फिर आता है आपको नॉन मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर। नॉन मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर होता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर। जो नॉन मैकेनिकल में क्या होता है, ये काम की वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जो जैसे कोई खाना गर्म है, अगर उसमें से आप उसकी उष्मा खींच लोगे सारी, तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। तो उसमें क्या करता है, उसके जितने वेपर्स होते हैं पानी के, उसे क्या कर लेता है? खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने में। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या करेगा? वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर। ये किसकी बात है? नॉन मैकेनिकल में। नॉन मैकेनिकल में कितने टाइप है? टोटल 3 टाइप इसमें है, 2 टाइप इसमें है। ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। इलेक्ट्रोलक्स, इस इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर से आता है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर आजकल बहुत ही यूज होता है। जो स्मॉल साइज ऑफ रेफ्रिजरेटर होते हैं, ये आज के डेट में बहुत यूज किए जा रहे हैं। जिसे इट वर्क ऑन पेल्टियर इफेक्ट। ठीक है, पेल्टियर इफेक्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है? एक साइड गर्म होती है, एक साइड ठंडी होती है। जो कूलिंग होती है, हम कूलिंग करनी है तो कूलिंग कर सकते हैं, गर्म करना है तो हम गर्म कर सकते हैं। हीटिंग का उपयोग उतना ज्यादा नहीं है जितने कूलिंग का सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जा रहा है। अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं एयर कंडीशन की। किसकी? एयर कंडीशनर। एयर कंडीशन क्या होता है? आप जैसे AC कहते हैं इसे शॉर्ट। एयर कंडीशन की फुल फॉर्म, AC की फुल फॉर्म क्या होती है? एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग, AIRCONDITIONING, एयर कंडीशनिंग। सॉरी, कंडीशनर नहीं, कंडीशनर दूसरा होता है। ठीक है, बालों का। एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग। ठीक है। एयर कंडीशनिंग, ये किसी की फुल फॉर्म है? AC की। इसकी फुल फॉर्म है AC की, एयर कंडीशनिंग। ठीक। एयर कंडीशनिंग आपने देखो दो टाइप के होते हैं। कौन से? एयर कंडीशनिंग कौन से होते हैं? दो टाइप के। एक होता है विंडो यूनिट सिस्टम। एक कौन सा होता है? विंडो यूनिट। विंडो यूनिट किसे कहते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये क्या है इसका? ये कौन सा हमारा AC? ये हमारा AC है विंडो यूनिट। इसका ये बैक साइड है। अब ठीक है, इसका फ्रंट साइड कौन सा है? देखो, ये इसका फ्रंट साइड है। ये कौन सा आ गया आपका? AC हो गया। कौन सा? विंडो यूनिट AC हो गया। उसके बाद आता है वॉल यूनिट AC, जिसे स्प्लिट AC बोलते हैं। कौन सा? कौन सा? वॉल यूनिट AC। देखो अभी होता है वॉल यूनिट AC, दिखाता हूँ कैसा होता है। देखो ये क्या है? ये वाला जो AC देखना है क्या है? वॉल यूनिट AC है। तो ये कहाँ लगता है? हमारे घर के अंदर लगता है, और ये छत पे लगता रहता, छत पे रखा रहता है। इसके पाइपों के थ्रू यहाँ पाइप जोड़े जाते हैं। तो ये एयर को, गर्म हवा को कहाँ फेंकता रहता है? बाहर फेंकता है। और ठंडी हवा को कहाँ करता रहता है? अंदर भेजता रहता है। इसके द्वारा हमें कमरे के अंदर ठंडी हवा आती है। ये छत पे रखा रहता है हमारा। तो ये कौन सा है? वॉल यूनिट AC।
देखो ये कौन से होते हैं, रूफटॉप यूनिट एसी, ये इस तरीके से कौन से होते हैं, रूफटॉप यूनिट एसी होते हैं। ये वाला नहीं, ये नहीं, ये चीज जो है, इनका काम क्या होता है, जो एसी एयर कंडीशनर सिस्टम है वो का छत पे लगा रहता है। ये बेसिकली आपको जैसे मेट्रो, बड़े बड़े हॉल, उनमें आदि में देखने को मिलेंगे आपको। इसमें क्या सारे एसी कहाँ रखा रहता है, ऊपर रहता है, और ये वेंटिलेशन के लिए, ये वेंटिलेशन के लिए नीचे क्या होता है, हवा जा रही होती है, ये इस तरीके से ठंडी हवा को क्या नीचे भेजता है पूरे में। ये रूफटॉप एसी का उपयोग वहां बेसिकली किया जाता है जहां हमें बल्क मात्रा में एसी कंडीशनिंग को ठंडा करना होता है। ठीक है, वहां किसका यूज करते हैं, रूफटॉप एसी का यूज करते हैं। अब अपने टॉपिक पे लौट के आते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि कौन कौन से एसी होते हैं, एयर कंडीशनर सिस्टम कौन कौन से होते हैं। यूनिलेटरी, इन्हें यूनिलेटरी एसी सिस्टम भी बोलते हैं, विंडो एसी, वॉल यूनिट और रूफटॉप यूनिट। अब आता है सेंट्रल एसी सिस्टम। सेंट्रल में क्या आता है, सिंगल जोन और मल्टी जोन। सिंगल जोन और एक आता है मल्टी जोन। दो तरीके हो गए, सिंगल जोन और मल्टी जोन। सिंगल जोन में क्या होता है, सिंगल जोन अपने आप में सिंगल है। ठीक है, मल्टी जोन में कौन से, मल्टी जोन के दो टाइप होते हैं, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम और एक होता है वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम। ठीक है, एक होता है टर्मिनल रीहीट सिस्टम और डुअल डक्ट। डक्ट मतलब क्या होती है, एक तरीके से ये समझिए कि हवा को भेजने का जरिया, पाइप कोई कुछ भी हो सकती है, नलियां हो सकती हैं। ठीक है, जैसे हम मेट्रो में देखते हैं अधिकतर, इसमें मेट्रो में देखने को मिलता है। वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम में क्या होता है, सिंगल पर्पस कूलिंग सिस्टम, कूलिंग विद रीहीट सिस्टम, डुअल डक्ट वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम। ठीक है, डुअल डक्ट कहने का मतलब है कि एक से हवा निकलेगी और दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये सब जैसे मेट्रो में आपने कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा जो हवा का झोंका है वो ना कांस्टेंट नहीं रहता है। वो क्या होता है, जैसे ही हीट अप होगी तो थोड़ी देर बाद फिर एक ठंडी हवा जाती है, कुछ उसकी टाइमिंग रहती है थोड़ी देर बाद कि एयर को क्या कहते हैं अंदर को भेजा जाता है। अब वो जरूरी नहीं कि कूलिंग ठंडी होती है, पर उसका टेम्परेचर नॉर्मल 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 27, ये नहीं कि भेज देंगे तो बाहर की हवा 35 डिग्री, ऐसा नहीं। वो नॉर्मली थोड़ी कूलिंग होती है। ठीक है, पर जितनी हमारे घर में एसी कूलिंग होती है उससे थोड़ी गर्म होती है। 27 से 30 डिग्री सेल्सियस का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, क्योंकि एक अंडरग्राउंड सिस्टम है। अंडरग्राउंड सिस्टम में देखो मेट्रो आती है तो उसकी हवा से भी क्या कहते हैं, जो एंट्री होती है तो वो वाली हवा भी क्या है बाहर को भेजनी होती है। ठीक है ना, इसलिए अब देख लेते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल या टर्म देख लेते हैं क्या क्या चीज होती है। देखो, वैद्युत शीतलन यानी कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग का तात्पर्य वैद्युत ऊर्जा द्वारा किसी निश्चित या निश्चित यानी कि किसी स्पेस या प्रणाली में या किसी अथवा पदार्थ का तापमान यानी कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग में किसी निश्चित प्रणाली या पदार्थ का तापमान को के सामान्यतः अपेक्षा कम करना। देखिए, इलेक्ट्रिकल कूलिंग कहने का मतलब है कि अपने किसी पदार्थ का, वस्तु का या किसी भी चीज का तापमान वायुमंडलीय तापमान की अपेक्षा कम करना कूलिंग कहलाता है। समझिए बात को, ठीक, अर्थात ठंडा करना। ठीक, इसके अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शाखा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आती है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शाखा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आती है। ठीक है, इसके कल पुर्जों को चलाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी, यांत्रिक कल पुर्जे यानी कि फैन घुमाना, वो तो मैकेनिकल ही है ना, घुमाना, जिससे जिससे इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा प्रदान किया। तो मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल के द्वारा क्या कर दिया है, प्रदान किया जाता है, मतलब दिया जाता है कि हाउ टू मूव मैकेनिकल कंपोनेंट। ठीक है, जैसे मोटर क्या काम करती है, मोटर क्या करती है, इट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। ठीक है, इस तरीके से इसकी कल पुर्जों को चलाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा प्रदान किया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन स्वच्छ व सुगम होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मोटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन क्या होता है, स्वच्छ एवं सुगम होता है। एक कारण और है, क्या कहते हैं, पंखे की अपेक्षा मोटर, तो इलेक्ट्रिकल मोटर पंखे में भी होता है तो उससे कूलिंग क्यों नहीं कर लेते हम। देखो, एसी कंडीशनर में क्या आता है, हमें वायुमंडलीय तापमान से कम तापमान पे क्या देता है, वो हमें एयर देता है, हवा देता है। जबकि पंखा क्या करता है, जो वायुमंडलीय तापमान होता है उसी तापमान पे हमको क्या करता है, कूलिंग प्रदान हवा देता है। और एयर कंडीशनर का दूसरा फायदा यह है, ये और पंखों की अपेक्षा शोर क्या करता है, बहुत कम करता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मोटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन स्वच्छ व सुगम होता है, इसलिए इसे यांत्रिक शीतलन के स्थान पर वैद्युत शीतलन नाम दिया गया है। ठीक,
इसे यांत्रिक शीतलन के स्थान पर क्या कहते हैं, वैद्युत नाम क्यों दिया गया आपको पता चल गई। देखो सबसे पहली बात, क्योंकि मैकेनिकल कलपुर्जे को घुमाने के लिए, जो कूलिंग सिस्टम के लिए हम विद्युत उपकरणों का यूज करते हैं। विद्युत किसका उपकरणों का यूज करते हैं, जिस कारण से हम इसे मैकेनिकल ना कह के इलेक्ट्रिकल कूलिंग कहा जाता है। इसे क्या नाम जाता है, इलेक्ट्रिकल कूलिंग। कूलिंग की तरह ही रेफ्रिजरेशन, ये रेफ्रिजरेशन भी, यानी रेफ्रिजरेशन क्या कहते हैं, प्रशीतन, एक निश्चित वरीम या निकाय अथवा पदार्थ को ठंडा करने का प्रक्रम है, परंतु इसमें एक निश्चित न्यून ताप को सतत कायम रखा जाता है। सतत क्या रखा जाता है, कायम रखा जाता है किसको, कूलिंग को, ताकि हम जो हमें एम है वो, अगर जैसे आप देखिए एसी है, आपको टेम्परेचर दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस करना है, सिलेक्ट करना है, तो हमारा कंडीशन एयर कूलिंग तब तक चलती रहेगी जब तक हमें 20 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, वो कूलिंग तब तक क्या चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, उसे हम रोक नहीं सकते। कूलिंग को रोक सकते हैं, बटन दबा के तो रोक भी जाएगी, ऐसा नहीं है, पर यह है कि वो अपने आप जब तक काम करता रहेगा जब तक उस कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस या उस निकाय का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। सही है। अब वाता प्लस अनुकूल, वातानुकूल एयर कंडीशनिंग, वाता प्लस अनुकूल एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग का किसी स्थान की वायु को अनुकूल बनाने से है। ठीक है, तो वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशनर की संधि विच्छेद क्या होगा, वाता प्लस अनुकूल। इसका तात्पर्य क्या है, अनुकूल का मतलब क्या है, किसी वातावरण का तापमान अनुकूल बनाने से है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में वायु को उपयुक्त ठंडा करने तथा शरद ऋतु में वायु को उपयुक्त गर्म करने से है। इस प्रकार वायु की अवस्था को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करना करके मानव मात्रा के लिए आरामदायक बनाना है, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त बनाना है। प्रशीतन यानी कूलिंग या वातानुकूल, तो वो प्रशीतन और वातानुकूल में ध्यान रखना, वातानुकूलित कहते हैं एयर कंडीशनिंग जो ठंडा करता है और गर्म भी करता है, और रेफ्रिजरेशन क्या करता है, ठंडा करता है, इस बात का ध्यान रखना। प्रशीतन ध्यान कर लेगा, प्रशीतन या वातानुकूल यानी कि रेफ्रिजरेशन और वातानुकूलित में प्रमुख अंतर यह है कि प्रशीतन में एकमात्र तापमान को नियंत्रित किया जाता है, जबकि एकमात्र तापमान को नियंत्रित किया जाता है, जबकि वातानुकूलित तापक्रम में आर्द्रता तथा वायु की शुद्धता तथा वायु का बहाव को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ये आपको वातावरण में एकमात्र टेम्परेचर, मतलब हम पे 3 चीजें हैं, तापमान, आर्द्रता, एयर प्यूरिफायर और तथा उसकी फ्लो, 4 चीजें हैं। ठीक, कितनी चीजें यहाँ पे, 4 चीजें, जबकि रेफ्रिजरेशन में क्या किया जाएगा, उसके कूलिंग को कंट्रोल किया जाएगा, सिर्फ किसको, कूल तापमान को कम किया जाता है, जबकि वातानुकूलित में क्या किया जाएगा, तापमान, उसकी आर्द्रता, उसका बहाव और उसकी शुद्धता, 4 चीजों को कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में आपको रेफ्रिजरेशन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्या रेफ्रिजरेशन में क्या है आपका, देखो मैं बता, और मिटा लें, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक है हमारा प्रशीतन, दूसरा क्या है, वातानुकूलित। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन, इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, एसी, इसे क्या बोलते हैं, एसी। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें प्रमुख अंतर ये है, इसमें और इसमें प्रमुख अंतर क्या है, इसमें हम किसका एकमात्र टेम्परेचर को चेंज करते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, फ्लो और क्या है, एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी को भी इसमें क्या जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो 4 चीजें हो गई, 4 चीजों को क्या करते हैं, इसमें कंट्रोल करते हैं। अब आगे देखते हैं, हम, ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे अभी। अब देखते हैं इनका उपयोग क्या कहाँ है, कहाँ इनका उपयोग किया जाता है, किसका, कूलिंग सिस्टम का। देखो सबसे पहला उपयोग, यानी कि किसका उपयोग, सबसे पहले हम देखते हैं रेफ्रिजरेशन का उपयोग देखते हैं। हमें ये चीज आपको याद रखनी है कि रेफ्रिजरेशन और वातानुकूलित में क्या डिफरेंस होता है। रेफ्रिजरेशन में क्या डिफरेंस होता है, रेफ्रिजरेशन में इट कंट्रोल ओनली टेम्परेचर, ठीक, एंड इन एसी में क्या होता है, here we control 4 parameters,
नंबर वन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नंबर वन इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्लो ऑफ एयर एंड क्वालिटी ऑफ द एयर। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यानी वातानुकूलित। वातानुकूलित में अनुकूल का मतलब क्या है, हवा की, वहाँ की हवा को ह्यूमन या किसी औद्योगिक वजह से उसे अपने अनुकूल बनाना वातानुकूलित कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। व्हाट इज कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो इसमें क्या क्या है देखो। सबसे पहला है बर्फ उद्योग में। सबसे पहला क्या, बर्फ उद्योग। बर्फ उद्योग में यानी कि जो आपने देखा होगा गर्मियों में बर्फ की सिल्लियाँ बिकती हैं, काफी बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, वो उसमें उसमें जैसे जैसे पानी, दूध, कस्टर्ड, मिल्क, रबड़ी, फ्रूट आदि को बर्फ जमाने के लिए किसका, इनका बर्फ उद्योग में यूज किया जाता है। कृषि उद्योग में, कृषि उद्योग में कहाँ यूज होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, जैसे अनाज, बीज, पौधे आदि कृषि पदार्थों के परिरक्षण में, यानी परिरक्षण। ठीक है, उनको क्यों कहते हैं, कूलिंग करके उनके क्या कहते हैं टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो वो सड़ते गलते नहीं है बीज। ठीक, दूसरा आता है खाद में। खाद में जैसे साग सब्जी, फल, गोश्त, मछली आदि और दुग्ध, मक्खन आदि क्या है, इनके संरक्षण में या फिर इनको क्या कहते हैं सड़ने गलने से बचाने के लिए। दूसरा क्या होता है दूधशाला। दूधशाला में दूध को फटने से बचाने के लिए। ठीक, दूसरा एक जगह और होता है सिगार, सिगरेट उद्योग में भी यूज होता है इसका। ठीक, गोंद या गम उद्योग में यूज होता है। फोटो फिल्म उद्योग में यूज होता है, फोटो फिल्म। ठीक, रासायनिक उद्योग में, यांत्रिक उद्योग में, रबर तथा प्लास्टिक उद्योग में। ठीक, टेक्सटाइल में इसका बहुत यूज होता है। और कुछ है धातु उपचार में, दवाइयों को देखो आपने ये ठंडा करके रेफ्रिजरेशन में रखा जाता है। ठीक, उसके बाद भवन निर्माण में, भवन निर्माण की सामग्री को तैयार करने में, समुद्री जल का शुद्धिकरण में, औजारों के माप यंत्र प्रयोगशाला में, परीक्षण प्रयोगशालाओं में, मनोरंजन कार्यों में। ठीक है, वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, रेलवे, वायुयान, जलयान, अंतरिक्षयान आदि में। ये ठीक है, आपको कुछ अपने चारों ओर भी देखना होगा, हम एयर कंडीशनिंग का, एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखो जहाँ पे आलू फार्म होते हैं, जो आलू रखा जाता है, वहाँ भी किसका यूज होता है, एयर कंडीशनिंग का। वहाँ पे तो देखो एयर कंडीशनिंग का यूज किया जाता है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे देखो तापमान तो कंप्लीट होता ही है, दूसरा वहाँ की आर्द्रता, एयर फ्लो, वहाँ की क्वालिटी भी देखी जाती है। जबकि आपके रेफ्रिजरेटर जो होता है, जो हम फ्रिज यूज करते हैं, उसमें केवल तापमान को देखा जाता है, और ज्यादा से ज्यादा एयर फ्लो भी देख लेते हैं। जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनमें देख लेते हैं कि एयर फ्लो किस तरीके से हो, पर कोई मतलब नहीं जाता एक क्या कहते हैं छोटे से चैम्बर में आप एयर फ्लो को करो, क्योंकि क्या कहते हैं उसमें तो जब बंद रहेगा तो ऑटोमेटिक पूरा ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना, किसी अब देख लेते हैं हम थोड़ा परिभाषा शब्दावली देख लेते हैं, डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, कौन सी डेफिनेशन कहाँ कहाँ यूज होती है और कौन कौन सी डेफिनेशन है। सबसे पहले देखते हैं रेफ्रिजरेशन यानी प्रशीतन, इसकी हम बात कर रहे थे देर से। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी वरिम या प्रणाली अथवा पदार्थ के तापक्रम को उसके परिस्थान तापक्रम से कम किया जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब रेफ्रिजरेशन क्या है, वह क्षेत्र या वह क्षेत्र जहाँ का तापमान वायुमंडलीय तापमान से कम किया जाता है, रेफ्रिजरेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि उसके आसपास का तापमान वायुमंडल से कम कर देंगे तो क्या कहलाएगा, रेफ्रिजरेशन कहलाएगा। तथा इस न्यून तापक्रम को कायम रखा जाता है, इसको कायम करना क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन कहलाता है। वास्तव में कूलिंग का ही विकसित रूप शीतलन है। कूलिंग को ही हम देखो घर में रेफ्रिजरेशन आ गया, रेफ्रिजरेशन आ गया तो उसे कूलिंग कहते हैं। जैसे कूलिंग के भी कई टाइप हो गए, तो हम सबको क्या दे दिया, एसी को अलग नाम दे दिया। फ्रिज को हम फ्रिज कह रहे हैं, पर ये क्या रेफ्रिजरेशन है। ठीक है, इसमें फ्रिज होता है, फ्रीजर होता है, दो चीजें होती हैं। जहाँ टेम्परेचर बहुत कम वो फ्रिज, और नीचे वाला फ्रीजर ना, नीचे वाला फ्रिज जहाँ कूल टेम्परेचर वहाँ फ्रीजर, और कम हो गया टेम्परेचर। ठीक है, फिर आता है रेफ्रिजरेटर्स, वो शीतलक यंत्र। रेफ्रिजरेटर किन्हें कहते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, वो शीतलक यंत्र मतलब वो यंत्र जो वरिम यानी कि स्पेस की बात कर रहा है, में जल के जमाव बिंदु से न्यून तापक्रम की उत्पन्नता नियंत्रित करता है, रेफ्रिजरेटर कहलाता है। मतलब वो जो उपकरण जो जल को जमा दे या उससे कम टेम्परेचर पे काम करे, तो उसे क्या कहेंगे, रेफ्रिजरेटर कहेंगे। अर्थात रेफ्रिजरेटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पदार्थ का तापमान जल के जमाव बिंदु से न्यूनतम तापक्रम पर लाया जाता है। मतलब रेफ्रिजरेटर जो होगा उसका तापमान क्या होगा, उसमें क्या होगा, जब जमाने के लिए
जल से जो जहां जल जमता है उससे थोड़ा ही नीचे रहता है, ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। और होता है हीट पंप। हीट पंप क्या होता है? वह पंप जो उष्मा को न्यून ताप बिंदु से लेकर उच्च ताप बिंदु को देता है। हीट पंप क्या करता है? जो उष्मा को न्यून ताप बिंदु से लेके उच्च पे दे देता है, हीट पंप कहलाता है। रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट मतलब क्या होता है? उसके बाद क्या आता है? वह तापवाही माध्यम, हीट कैरी मीडियम, जिसकी सहायता से फ्रीजिंग उत्पन्न होती है। फ्रीजिंग मतलब वह कौन सा कार्यकारी पदार्थ से हीटिंग उत्पन्न, वो सॉरी, फ्रीजिंग हो रही है, रेफ्रिजरेशन कहलाता है। अर्थात वह क्रियाकारी पदार्थ जो शीत पदार्थ से उष्मा ऊर्जा को लेकर ताप पदार्थ को प्रदान करता है, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट मतलब क्या है? इसे अपनी भाषा में बोले तो कूलेंट। कूलेंट होता क्या है? कूलेंट क्या होता है? ये क्या काम करता है? पाइपों के माध्यम से घूमता रहता है फ्रिज में, एसी में, कहीं भी। तो ये क्या करता है? भारी उष्मा को तो क्या कर लेता है? गर्म हवा को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके भारी उष्मा को क्या करके एब्जॉर्ब करके क्या कहते हैं, गर्म हवा को एब्जॉर्ब करके घरों के अंदर ठंडी हवा को क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर देता है। ठीक। इसमें कुछ मूल रूप से इसमें हम कुछ कूलिंग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट कूलेंट यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला कूलेंट है, उसे कहते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेशन। प्राइमरी रेफ्रिजरेशन में क्या होते हैं? वो प्रशीतन, वो रेफ्रिजरेंट, ठीक है, जो पूर्ण शीतलक चक्र में भ्रमण करता है। जो पूर्ण शीतलक चक्र में भ्रमण करता है, क्या कहते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहलाता है। पूर्ण शीतलक चक्र में क्या कहते हैं? जो साइकिल्स होती हैं उनमें पूरी तरीके से घूमेगा, ये नहीं कि इधर ये साइकिल हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस आप ये रखना, ये याद रखो। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है कि पूरी साइकिल में भ्रमण करता है। ठीक। जैसे पहला क्या हो गया? अमोनिया NH3। पहला कौन सा हो गया? अमोनिया NH3। पहला कौन सा है? याद रखो, अमोनिया NH3 NH3। ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? CO2। ठीक है। तीसरा हो गया फ्रॉन। फ्रॉन गैस होती है, F12 कहते हैं इसे, F12 फ्रॉन गैस। ठीक है। अब ये आपसे फिर है तुम्हारी इथाइल क्लोराइड। ठीक है, C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड। फिर है मिथाइल क्लोराइड। फिर कौन सी? मिथाइल CH3Cl, CH3Cl, CH3Cl। तो आपकी कितनी गैस हो गई? 2 4 5 6, 2 4 5 हो गई। ठीक है। पहले अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉन, और क्या कहते हैं, मिथाइल आइसोक्लोराइड, और मिथाइल क्या कहते हैं, नहीं, इथाइल आइसोक्लोराइड और मिथाइल आइसोक्लोराइड। ठीक है। मिथाइल आइसोक्लोराइड और मिथाइल इथाइल क्लोराइड, ये आपके बीच पास 5 गैसेस हो गई। NH3, CO2 और फ्रॉन 12, C2H5Cl और CH3Cl। ये मिथाइल आइसोक्लोराइड और ये इथाइल क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड होगी। जो फ्रॉन गैस का उपयोग हम किसमें करते हैं? फ्रॉन जो गैस होती है, जो फ्रॉन गैस का उपयोग हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, मतलब जो उनके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में किया जाता है, जबकि अमोनिया का उपयोग कॉमर्शियल तथा इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक मतलब हमने घर भर में, और जो अमोनिया गैस है क्योंकि बहुत खतरनाक गैस होती है, आग वाग भी लग जाती है इससे, ठीक है, नुकसानदेह है। और ये कहाँ यूज करते हैं? कॉमर्शियल में, तो इंडस्ट्रियल में यूज किया जाता है। ठीक है। किसके तुरंत परत जमा देंगे। आगे देखते हैं इनका क्वथनांक। क्वथनांक किसमें नापते हैं? BP। किसमें? क्वथनांक BP। ठीक है। अति न्यून -15 डिग्री सेल्सियस। इनका क्वथनांक कितना होता है? -15 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए सामान्य ताप तथा दाब पर ये वाष्प अवस्था में होती है। सामान्य क्वथनांक कितना होता है इनका? -15 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक मतलब ये निकट, मतलब जब माप कितने निकट है। गलनांक मतलब क्या है? कितने में पिघल जाती हैं। तो जैसे ये टेम्परेचर वायुमंडल में खुलेंगी तो क्या होगा? एकदम कहते हैं गैस में बदल जाएंगी। और ये क्या कहते हैं, और उच्च दाब तो न्यून ताप पर ये किस्म होती है, उच्च दाब पर तो न्यून ताप पर किस्म होती है, द्रवस्था में होती है। और इनका जैसे दाब प्रेशराइज कम करोगे ना, हटाओगे तो ये क्या हो जाएंगी? गैस में बदल जाएंगी। जैसे हमारी सिलेंडर गैस होती है, वो तो देखी होगी आप लोगों ने, है ना। अब देखते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं। देखो वो कौन से होते हैं जो किसी निश्चित भाग में प्रवाहित होते हैं। वो क्या होते हैं? जो किसी जो प्रशीतन चक्र या रेफ्रिजरेशन साइकिल जो हमने बना रखी है उसे किसी भाग में प्रवाहित होंगे। ठीक है। जैसे सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन जैसे बर्फ अथवा पानी। ठीक है।
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोकार्बन आदि, इनको क्या होता है सेकेंडरी में क्या होंगे, किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर रख दिए जाएंगे और उसमें से किसी पाइप को प्रवाहित किया जाएगा, पाइप को निकाल दिया जाएगा। ये क्या करेगा, उस पाइप में से जो लिक्विड मटेरियल फ्लो हो रहा होगा उसे क्या कर देगा, कूल कर देगा, क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। पर इसमें एक नुकसान ये है कि ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उतनी बढ़िया कूलिंग नहीं दे पाता जब तक कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा ना हो, जब तक कि ये लार्ज एरिया को कवर ना करे। जबकि जो प्राइमरी कूलेंट होता है ये यूनिफॉर्मली कूलेंट प्रोवाइड करता है ठंडा करने के लिए। और आता है आदर्श जो आइडियल रेफ्रिजरेशन है, उनके रेफ्रिजरेंट है, उनके गुण क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, रेफ्रिजरेंट मतलब किनके जो गैस भरी जा रही है उनके गुण क्या होने चाहिए। सबसे पहले वो क्या, नॉन कोरिजन मतलब उसमें जंग नहीं लगना चाहिए। दूसरा, नमी से मुक्त होना चाहिए और उसमें आग नहीं लगनी चाहिए, मतलब अप्रज्वलशील होना चाहिए, मतलब आग ना लगे उसमें। दूसरा क्या होना चाहिए, उसमें पॉइजन लेस होना चाहिए और नॉन टॉक्सिक, मतलब हार्मफुल होने ही नहीं चाहिए, टॉक्सिक भी नहीं होना चाहिए। फिर है पॉल्यूशन भी नहीं फैलाए, जो दुर्गंध रहित हो, मतलब उसमें किसी तरह का कोई महक फैक ना आए। और इसका जमांग, देखो जमांग क्वथनांक को कहते हैं बीपी और जमांग को कहते हैं एफपी। एफपी याद रखिएगा, एफपी फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जमांग में फ्रीजिंग पॉइंट, और बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, न्यून होना चाहिए, न्यून मतलब कम से कम। तो क्वथनांक क्या होगा, कम कितना होता है, क्वथनांक यानी कि -15, ठीक है, किसका, जो ये रेफ्रिजरेंट की गैसें होती हैं। ठीक, संवेग उष्मा और गुप्त उष्मा लेटेंट हीट कहते हैं, अधिक होनी चाहिए। इससे कम दाब पर कार्यक्षम होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, कम दाब पर भी अच्छी कार्य करे। धनात्मक दाब पर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। लुब्रिकेंट तेल में घुलनशील होना चाहिए, तेल में क्या हो, घुलनशील हो। ठीक, उसके बाद इससे विशिष्ट उष्मा कम होनी चाहिए, उच्च ताप चालकी होनी चाहिए, मतलब हाईली कंडक्टिविटी होनी चाहिए इनमें, थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो कॉपर में होती है, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी चलेगी, थर्मल कंडक्टिविटी चलेगी क्योंकि हमें क्या करना है, हीट को ट्रांसफर करना है ना। इसकी प्रारंभिक कीमत कम होनी चाहिए और हाईली इफिशिएंट होना चाहिए और परफॉर्मेंस फैक्टर इसका उच्च होना चाहिए। फैक्टर जब भी आएगा नीचे हाई वैल्यू होगी, ऊपर कम वैल्यू होगी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। से हम कहते हैं सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं, सीओपी, कॉप। ठीक, किसी निश्चित समय में यह प्रशीतक रेफ्रिजरेटर द्वारा उत्पन्न प्रशीतन प्रभाव तथा इसके लिए प्रशीतक द्वारा किया गया कार्य का अनुपात होता है। अर्थात ये अनुपात होता है तो ये राशि कैसे होगी, यूनिट लेस होगी। तो इसमें हम एक कॉप का फॉर्मूला बना लेते हैं, सीओपी का, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट और किया गया कार्य, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन यानी कि जो उसका प्रभाव है रेफ्रिजरेटर का, और किया गया कार्य। तो हम इसे अनुपात में दिखाएंगे N/W, यानी कि उसका इफेक्ट बटे कार्य, ये यूनिट लेस होता है। सीओपी को क्या कहते हैं, निष्पादन गुणांक कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट प्रभाव कहने का मतलब है कि रेफ्रिजरेटर उस समय कितनी क्या उसका कितनी कूलिंग कर रहा है और उसके द्वारा टोटल किया गया कार्य कितना है। ठीक, इसको हम जल्दी से देखें कैसे निकालते हैं हम। ठीक है ना, अब हम देखते हैं निष्पादन गुणांक क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन किया गया कार्य। इसे हम किसे दिखाएंगे, K = N/W, सही है ना। अब अगर हमें यदि N व W के व्यवहारिक मानों को किसी प्रशीतन प्रणाली पर वास्तविक परीक्षण कर K का मान ज्ञात किया जाए तो यह वास्तविक निष्पादन गुणांक कहलाता है। ये तो हम सभी जानते हैं, वास्तविक निष्पादन गुणांक कहलाएगा। ठीक है, और यदि किसी
प्रशीतन प्रणाली का आदर्श चक्र यानी कि आइडियल साइकिल द्वारा n व w के सैद्धांतिक मानों को ज्ञात कर k का मान ज्ञात किया जाए तो यह सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक यानी थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। इस प्रकार प्राप्त किया गया वास्तविक निष्पादन गुणांक तथा सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक का अनुपात आपेक्षिक निष्पादन गुणांक कहलाता है। जैसे आपेक्षिक निष्पादन गुणांक क्या होता है, वास्तविक निष्पादन गुणांक अपॉन सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक लेस देन क्या होता है, 1 होगा। रिलेटिव यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अपॉन थ्योरेटिकल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा 1 से क्या होगी, कम होगी। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे पहला है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होगी, जिसके बारे में हम जानेंगे कि रेफ्रिजरेशन को कहते क्या है, क्या इसकी यूनिट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो अमेरिकी देश है में प्रशीतन के लिए किसका यूज किया जाता है, टन मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इसे कुछ निम्न प्रकार से परिभाषित करेंगे, किया जाए थोड़ा सेकंड। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए जो अमेरिकी देश है जितने भी हैं, ये क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन के लिए किसका यूज करते हैं, टन का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, अब हम कहाँ थे, जो अमेरिकी जितने भी देश हैं जो रेफ्रिजरेशन के लिए किसका यूज करते हैं, टन मात्रा का प्रयोग करते हैं। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। देखो इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए इसे किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। देखिए वह तापीय ऊर्जा उष्मा जो 1 टन यानी कि 2000 ये LBS बर्फ को एक दिन यानी 24 घंटे में लगातार 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाने के लिए आवश्यक होती है। एक यूनिट रेफ्रिजरेशन टन अथवा प्रशीतन का 1 टन रेफ्रिजरेशन कहलाती है। यानी कि वह तापीय ऊर्जा यानी उष्मा, इसे क्या कहेंगे, वह तापीय उष्मा या ऊर्जा जो 1 टन यानी कि 200 LBS बर्फ को 24 घंटे में लगातार 0 डिग्री पर पिघलाने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तक ये उसे कायम रखेगी तापमान को, 1 टन कहलाती है। ठीक है, मात्रक की मीटर किलोग्राम सेकंड, इसका मात्रक ज्ञान रखिएगा। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड है। इसका मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड। MKS सिस्टम MKS में इसका मान 5/6 किलो कैलोरी प्रति सेकंड होता है। विभिन्न मात्रक प्रणालियों में इसका परिकलन आगे किया गया है। टिप्पणी क्या है इसमें देख लेते हैं। विवादित हो कि भारत में 1 टन पर कितना है, 2040 पाउंड होता है। कितना होता है, 2040 पाउंड के बराबर बन, जबकि जो अन्य अमेरिका में 1 टन कितना होता है, 2000 पाउंड के बराबर होते हैं। टाउन को LBS कहते हैं। ठीक है, इसलिए उक्त परिभाषा में 1 टन को 2000 पाउंड लिया गया है। उक्त टन को कितना लिया गया है, 2000 टन। तो 1 टन की परिभाषा क्या हो गई, कहते हैं वह तापीय उष्मा जो 1 टन बर्फ को 24 घंटे में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पिघलाने या 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में बनाए रखने के लिए आवश्यक हो, 1 टन कहलाती है। ठीक है, प्राय जो भी व्यावसायिक प्रशीतन संयंत्रों अर्थात विशाल प्रशीतन संयंत्रों का अभिकल्पना करते समय उनकी क्षमता टनों में ली जाती है, जबकि घरेलू प्रशीतन संयंत्रों की क्षमता आयतन में ली जाती है, जैसे 45, 46 या 100 क्यूब मीटर। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं 1 टन क्षमता वाले प्रशीतन संयंत्रों में लगभग 1 अश्वशक्ति वाले मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जो 1 टन की क्षमता वाले जितने भी संयंत्र हैं, तो 1 हॉर्स पावर की मोटर का यूज किया जाएगा। क्योंकि 1 हॉर्स 746 वोल्ट, यानी 1 टन का होगा तो ये समझ लीजिए 746 वोल्ट तो सीधा है।
1 टन की क्षमता वाले जो रेफ्रिजरेटर हैं उनमें लगभग 1 हॉर्स पावर की मोटर लगी होगी। इस पॉइंट को आप ध्यान रख लीजिए। ऐसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ सकता है, 2 टन है तो लगभग कितना होगा, तो 746 गुणा 2 कर देंगे। तो अब देखें मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में प्रशीतन की इकाई टन का मापन। इसमें क्या होता है, यानी वैल्यू ऑफ यूनिट टन और रेफ्रिजरेशन इन एमकेएस सिस्टम। अब हम देखते हैं आगे, देखिए हम क्या देख रहे थे, वैल्यू ऑफ यूनिट टन रेफ्रिजरेशन इन एमकेएस सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, देखिए प्रशीतन जो है यानी कि रेफ्रिजरेशन की इकाई टन वाली बर्फ का भार, यानी कि वेट ऑफ आइस ऑफ यूनिट टन ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना, 1 टन में कितने हैं 2000 पाउंड, एंड 2000 पाउंड में कितने किलो होते हैं 900 किलोग्राम। ठीक है, इसकी मात्रा मीटर किलोग्राम सेकंड। प्रणाली में बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इन एमकेएस सिस्टम कितनी, 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, यानी कि 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम के हिसाब से जो है वो गुप्त ऊष्मा होती है किसकी, बर्फ की पिघलने की। इसलिए मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में, यानी कि एमकेएस प्रणाली में इकाई टन बर्फ की प्रशीतन प्रभावी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑफ यूनिट आइस इन एमकेएस सिस्टम 900 गुणा 80, 24 आवर। तो इसे 24 आवर से क्या कर देंगे, भाग और कर देंगे, तो किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो 3000 किलो कैलोरी पर आवर, 3000 किलो कैलोरी पर आवर 60 मिनट में आ गया। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में आ गया है सब कुछ। उसके बाद क्या है, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली में प्रशीतन के इकाई टन का मान फुट पाउंड सेकंड में देखो क्या आएगा 140 बीटीयू पर पाउंड हो जाएगा ये, तो ये कितना आएगा 12000 बीटीयू पर पाउंड, ये कितने में आएगा 60 मिनट में। ठीक है ना। टन डे, एमकेएस में 72, सीजीएस में 72, एफपीएस में 288, टन आवर 3 ठीक है, उसमें सीधा कहते हैं 4 गुना हो रहा है। ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्ड रेटिंग और रेफ्रिजरेशन। स्टैंडर्ड रेटिंग क्या होती है रेफ्रिजरेशन की, स्टैंडर्ड रेटिंग क्या होती है रेफ्रिजरेशन की, यूरोपीय देशों में जो रेफ्रिजरेशन है की का मानक मात्रक किलो कैलोरी प्रति सेकंड है, किलो कैलोरी प्रति सेकंड है। और जो हमने इससे पहले जो मात्रक पढ़ा था वो किस चीज का था भाई, किसका मात्रक था वो, मात्रक मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम क्या है, मात्रक एमकेएस सिस्टम की बात हुई थी, इसकी एमकेएस सिस्टम की बात हुई थी, किलोग्राम। अब यूरोपीय में क्या मात्रा, किलो कैलोरी पर सेकंड है, जिसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, वह तापीय ऊर्जा जो 1 सेकंड में 1 किलोग्राम पानी के, वह तापीय ऊर्जा जो 1 सेकंड में 1 किलोग्राम तापीय ऊर्जा को पानी के तापक्रम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। यानी वह तापीय ऊर्जा जो 1 सेकंड में 1 किलोग्राम पानी के तापक्रम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, किलो कैलोरी प्रति सेकंड कहलाती है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, वह तापीय ऊर्जा जो एक सेकंड में 1 किलोग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है, किलो कैलोरी पर सेकंड कहलाती है। कूलिंग की निम्नलिखित विधियां होती हैं, हम सभी जानते हैं। सबसे पहली कौन सी विधि है, रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहला है प्राकृतिक प्रशीतन विधि, यानी कि नेचुरल रेफ्रिजरेशन, और आइस रेफ्रिजरेशन मेथड। नेचुरल मतलब हवा वातावरण के द्वारा ठंडा कर दो, या फिर आइस लाओ फिर ठंडा कर दो। मैकेनिकल है, दूसरा क्या मैकेनिकल, ठीक। और है मेथड ऑफ चेंज ऑफ फेज, मेथड ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्ट लिक्विड, और सॉलिड इनटू डायरेक्ट गैस, और सॉलिड इनटू डायरेक्ट वेपर, जो हम सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। अब क्या है, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, कौन कौन से टाइप हैं। व्यापक रूप से प्रशीतन प्रणाली निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल, कार्नोट होती है। दूसरा बेल कोलेमन होती है। तीसरा है वेपर कंप्रेशन होती है। चौथा वेपर एब्जॉर्प्शन होती है। और पांचवा है स्पेशल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें कई टाइप आते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, कैस्काड, कॉम्बाइंड, वॉर्टेक्स, थर्मोइलेक्ट्रिक, स्टीम जेट। ठीक है, कई आती हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल होती क्या है, रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है, ये हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो ये होती है हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें देखिए क्या है, एक है इवेपोरेशन, कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन।
और ये क्या है, रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये क्या है, पूरी साइकिल क्या है, रेफ्रिजरेशन। उससे क्या होगा, जो कोई वस्तु है उसका कोई वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होके वो उस गैस को क्या किया जाएगा, कंप्रेस्ड किया जाएगा। कंप्रेस करने से क्या होगा, वो ठंडी हो जाएगी। कंप्रेस से उसका कंडेंस ठंडा से उसे वो ठंडा किया जाएगा, संघनित किया जाएगा। फिर वो एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने के बाद फिर उसका वैश्वीकरण होगा। तो ये हमारा क्या है, क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल है। जैसे आप पहले अपनी कॉपी में बनाएंगे, कॉपी के बनाने के बाद जो मैं आपको बोलूंगा उसको आप ध्यान से सुनेंगे क्या है, ठीक है। तो वेपोरेशन, कंप्रेशन, कंडेंसर और एक्सपेंशन, ये 4 चीजें हो गई, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला देखिए हम साइकिल के बारे में, बहुत साइकिल जो हीट इंजन साइकिल का रिवर्स होता है, जो हीट इंजन साइकिल का रिवर्स होता है, जिसमें रेफ्रिजरेंट प्रवाहित होता है, हमें कूलेंट रेफ्रिजरेशन साइकिल कहलाता है। इस प्रकार हीट इंजन साइकिल का विस्पर्य यानी कि रिवर्स करके रेफ्रिजरेटर में परिवर्तित किया जाता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि चित्र में दिखाया था, अभी हमने आपको डायग्राम दिखाया था, उसमें वर्किंग क्या है। सबसे पहले क्या, कंप्रेशन। कंप्रेशन से तात्पर्य दाब डालने से है, दाब बढ़ाने से है। इसका कार्य से कंप्रेशन लगता है, यानी कि इसके कार्य के लिए कंप्रेसर लगा होता है, लगाते नहीं काला काला, इस कार्य के लिए क्या लगता है, कंप्रेसर लगा होता है, जो इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेटर के वेपर को, जो इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेटर के वेपर को पाइपलाइन द्वारा अपनी ओर खींचता है, अर्थात सक करता है, और उच्च दाब पर आगे कंडेंसर की ओर प्रेषित करता है। इस प्रकार रेफ्रिजरेटर का वेपर के दाब को बढ़ाने के साथ साथ तापक्रम भी बढ़ जाता है। वेपर के ताप इस प्रकार क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का वेपर के साथ साथ दाब बढ़ाने से तापक्रम भी बढ़ जाता है। अब क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन का तात्पर्य द्रव रूप में बदलने से है। कंडेंसेशन का तात्पर्य क्या है, द्रव रूप में बदलने से है, अर्थात लिक्विडिफाइड करने। इस कार्य के लिए कंडेंसर लगा होता है, जो उच्च दाब तथा उच्च ताप वाली रेफ्रिजरेंट के वेपर को ठंडा करके, उच्च दाब तथा उच्च ताप वाली रेफ्रिजरेटर के वेपर को ठंडा करके समान दाब तथा न्यून ताप पर द्रव रूप में बदल देता है। द्रव रूप में यह रेफ्रिजरेटर एक सिलेंडर में एकत्रित इकट्ठा होता रहता है। यह सिलेंडर को रिसीवर कहते हैं। अब कहते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का तात्पर्य प्रसार अथवा फैलाव से है, अर्थात विस्तार करने से। इस कार्य के लिए एक एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है, जो थ्रोटल वाल्व कहते हैं। इस वाल्व को खोलने से रिसीवर में उच्च दाब पर भरा हुआ द्रव रेफ्रिजरेटर तेजी से अलग वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देता है, आगे इवेपोरेटर की ओर बढ़ता है। इवेपोरेटर का आकार यह पूर्ण रूप से वाष्पित हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेटर में इसका पूर्ण प्रसार संभव है, जबकि पाइपलाइन में इसका अल्प प्रसार होने के कारण यह अल्प वाष्प के रूप में ही कायम रहता है। इवेपोरेटर का पूर्ण प्रसार होने पर रेफ्रिजरेंट का तापमान अत्यंत गिर जाता है। अब आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का तात्पर्य वाष्पीकृत करने से है, अर्थात द्रव रूप से वाष्प में बदलने। इस कार्य के लिए एक इवेपोरेटर लगा होता है, जो चारों ओर एक निकटतम वायुमंडल से ऊष्मा को चूसकर प्रसारित रेफ्रिजरेटर को प्रदान करता है। इससे रेफ्रिजरेटर का गिरा हुआ तापक्रम पुनः कुछ बढ़ जाता है। वास्तव में पूर्ण प्रसारण के कारण रेफ्रिजरेटर का तापमान इतना गिर जाता है कि इसके चारों ओर वायुमंडलीय तापक्रम भी अत्यंत गिर जाता है, और यह स्पेस रेफ्रिजरेशन का कार्य करने लगता है। मूल रूप से यह प्रसिद्ध प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाता है, ठीक है। अब रेफ्रिजरेशन सिस्टम मूल रूप से 3 विधियां हैं, कंप्रेस करना, वेपर को एब्जॉर्ब करना, और कुछ थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। जो ये क्या है, हमारा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। ये क्या है, हमारा रेफ्रिजरेटर है। अब जो हम इसके देखेंगे एनिमेशन के थ्रू किस तरीके से काम करता है, क्या क्या है इसमें काम करने का तरीका। अब देखिए ये हमारा रेफ्रिजरेटर फ्रिज है, किस तरीके से काम करता है हम देखते हैं। रुको एक सेकंड। देखिए ये हमारा फ्रिज है। देखिए अगर हम एक गर्म ऑब्जेक्ट और एक ठंडा ऑब्जेक्ट एक साथ लें, दिख रहा है ना आपको, एक हॉट एक कोल्ड, तो गर्म चीज से हीट जो है कोल्ड ऑब्जेक्ट में
ट्रांसफर हो जाएगी। तो हॉट में क्या होगा, हीट जो होगा वो ड्रॉप करेगा, और कोल्ड में क्या होगी, उसकी क्या कहते हैं, हीट बढ़ेगी, कोल्ड की क्या बढ़ेगी, हीट बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं होगा, हॉट से कोल्ड में ट्रांसफर होगा। ठीक, और रेफ्रिजरेटर के अंदर भी ठीक सेम ऐसे ही होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एविबरेटर कॉइल है, ठीक, इसके अंदर एक फ्लूएंट रेफ्रिजरेट एक फ्लूइड पास होता रहता है, ठंडा फ्लूएंट कहते हैं जिसे। ये ठंडा फ्लूइड का काम क्या करता है, इसको कूलिंग प्रोवाइड करना है, मतलब ये इसकी मैंने बताया ना -15 डिग्री सेल्सियस का क्या कहते हैं क्वथनांक रहता है। और यहाँ पे जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, इसको अपनी हीट ट्रांसफर कर देता है, और खुद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और हॉट किसी को दूसरे को ठंडे को देगा तो खुद ऑटोमेटिक होल्ड तो होगा। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रेफ्रिजरेंट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसमें जैसे फ्रेन गैस है, और R400A गैस है, और आर जैसे पेंटाफ्यूल एथेन और आदि, और C2H5Cl आदि डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, CH2CL, और एक होती है CH3Cl। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गैसें हैं, हम कुछ यूज कर रहे हैं CH2F2, CHF2, CF3, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने एविबरेटर कॉइल आपने देखी होंगी, फ्रिज के अंदर वाले हिस्से में लगी रहती है, अंदर लगी रहती है, जहाँ कूलिंग करना होता है। देखो पीछे, फ्रिज के पीछे, ये अंदर देख रहे हैं आप डायग्राम में, ठीक है ना। ठीक, अब देखते हैं हम कंप्रेसर। ये कंप्रेसर देखा होगा आपने, नीचे पीछे वाले हिस्से में लगा रहता है काले से कलर का, इसे कहते हैं कंप्रेसर। और ये पीछे जालियां दिख रही हैं आपको, ये क्या है, कंडेंसर कॉइल है, जो यहाँ पे दिखाई गई है, ये कंडेंसर कॉइल होती है। ठीक है ना। ठीक, एक्सपेंशन डिवाइस छोटी सी होती है, पिक्चर में इतना क्लियर दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंप्रेसर क्या काम करता है। सभी के फंक्शन का अपना एक कंपोनेंट का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है, जिसको हम देखेंगे क्या कौन कैसे काम करता है। ठीक है ना। अब देखते हैं कंप्रेसर का काम। कंप्रेसर का मतलब कंप्रेस करना है। यहाँ कंप्रेसर देख रहे हैं, ये पाइप के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये क्या करता है, ऊपर से गैसों को अंदर सक करता है। तो ठीक, पाइप के थ्रू क्या करता है, कंप्रेसर के अंदर आता है, सक करता है, इसे कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने का मतलब है, इसके कंप्रेस करने का मतलब है प्रेशर को बढ़ाना। प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमें टेम्परेचर क्या होगा, ऑटोमेटिक टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा। कंप्रेसर टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब ये कंडेंसर कोइल में जब बाहर की ओर आता है, तो हम मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर लगभग क्या कहते हैं, नहीं दाब, इसका दाब 8 बार है मान लेते हैं, हम ऑफिशियली रफ डाटा ले लेते हैं। और क्या कहते हैं, इसका जो टेम्परेचर है वो हो गया हमारा, ले लेते हैं 90 डिग्री सेल्सियस हो गया, हम ये मान लेते हैं। ये रफ डेटा है, ठीक है, ठीक है, अभी से रियल वैल्यू मान लो। ये डेटा हमने कहाँ का लिया है, जब कंप्रेसर में गैस आने के बाद उसे कंप्रेस करके इन्हें क्या किया, बाहर भेजा, तो कंप्रेस किया तो प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो इसका तापमान 8 बार और 90 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये जो गैसेस है, ये क्या होगी, इस कंडीशन में फ्लो होगी, क्योंकि इसे ऐसे मोड़ मोड़ के लगाया जाता है। तो ये गैसेस क्या है, बहुत गर्म होंगी, बहुत टेम्परेचर से गर्म होगा, तो यहाँ से क्या करेगा, हीट लूज करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, हीट लूज करता रहेगा, हीट लूज करता रहेगा। ठीक है, खुद में इन्वायरमेंट में हीट लूज करेगा। हीट लूज करने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इसका धीरे धीरे कम होता रहेगा, और कहीं और ये हाई प्रेशर में जो गैस है, ये धीरे 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 ऊपर पहुंचेगा। और ये गैस ही हीट लूज कर रहा है और टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली किसमें बदल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा ऊपर पहुंचते पहुंचते। उसके बाद जब ये एक्सपेंशन डिवाइस पे पहुंचेगा, ये एक्सपेंशन डिवाइस छोटी सी लगी रहती है, तो ये एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या है, डिफरेंस क्रिएट करता है। ये क्या करता है, डिफरेंस प्रेशर के दाब के अंतर को क्रिएट करता है। अगर नीचे 8 बार टेम्परेचर है, और हमने देखा यहाँ पहुंचते पहुंचते तरफ कितना हो गया, 8 बार हो गया, वो दाब तो उतना ही रहेगा, पर टेम्परेचर कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। टेम्परेचर कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर जब एक्सपेंशन डिवाइस के पार जाएगा, तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट कर देगा, यानी कि दाब क्या रहेगा, कम रहेगा, दाब क्या कर देगा, और कम कर देगा। अब क्या होता है, यहाँ पे एक चीज होती है, यहाँ पे क्या होती है, थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। थ्रोटलिंग प्रोसेस होने से क्या होगा, थ्रोटलिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस होने से क्या होगा, यहाँ जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो अचानक से बहुत तेजी से यहाँ से जो द्रव है यहाँ से निकल के इस 6 बार की तरफ को जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रोटलिंग कहते हैं। ठीक है ना।
प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड क्या कहते हैं, प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से बहुत तेजी से क्या होगा, लिक्विड अंदर की ओर जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थ्रोटलिंग कहेंगे। ठीक है, और जो ये जितना भी है और तेजी से आने की वजह से जो द्रव है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये अंदर को कन्वर्ट होगा, इसका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो एकदम पूरा पूरा द्रव ना होके कुछ पार्ट उस द्रव का वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट होने से इसका टेम्परेचर क्या होगा, अचानक ही बहुत तेजी से बहुत तेजी से ठंडा हो जाएगा। ठंडे होने की वजह से देखो हमने क्या देखा, यहाँ एक्सपेंशन डिवाइस है, यहाँ प्रेशर डिफरेंशिएट करता है। जैसे ही 8 से 6 बार डिफरेंट करता है तो उसके कहते हैं थ्रोटल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से जो लिक्विड है वो अंदर की ओर जा रहा होता है। पर जैसे लिक्विड प्रेशर क्योंकि प्रेशर थ्रोटल की ओर जाता, थ्रोटल के थ्रू जाता है, और तो ये क्या होता है, जो लिक्विड है ये क्या कहते हैं, वेपर में जाता है, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से, क्योंकि जैसे ही अंदर जा रहा है तो कहीं बाहर से कोई टेम्परेचर तो ले नहीं रहा है, तो ये क्या है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अचानक ही इसका क्या होता है, एकदम टेम्परेचर गिर जाता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है, एकदम बहुत तेजी से गिरता है, ये लगभग -20 डिग्री सेल्सियस तक ही गिर जाता है। इस टेम्परेचर के गिरने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जितनी वस्तु रखी होती हैं, ये तो पानी ठंडा हो रहा है तो ये क्या करेगा, यहाँ गर्म होगी अंदर, तो गर्म क्या करेगी, ठंडे को एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने की वजह से अंदर रखी हुई वस्तु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। फिर जो इसमें पानी जो फ्लो लिक्विड जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक फिर कहाँ आता है, कंप्रेसर में आता है। और इसका प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है। फिर उसके बाद एक कंप्रेसर क्या करता है, इसे कंप्रेस करके फिर कंडेंसर कॉइल में एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू यहाँ भेज देता है, और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूअस लगातार चलता रहता है। ठीक है, बस ये हमारा क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन का फुल प्रोसेस हो गया कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। और आपने देख भी लिया कि किस तरीके से ये रेफ्रिजरेटर काम करता है, कौन कौन सा डिवाइस किस काम में आती है, कंप्रेसर कहाँ काम आता है, कंडेंसर कहाँ काम आता है, एक्सटेंशन वाल्व कहाँ काम आता है। और ठीक है, और एक यहाँ ड्रायर भी लगा देते हैं, जो क्या कहते हैं, जो वेपर, यहाँ ड्रायर भी लगा देते हैं, जो इनके वेपर है उन्हें सोख भी ले। ठीक, with the ठीक है। switch. अब हम So यहाँ पे the रेफ्रिजरेटर का refrigerator सर्किट gets डायग्राम supply देखेंगे। of सबसे पहले electricity है from the यहाँ पे switch. Alright, the सप्लाई main जा two रही है, wires are सप्लाई है, पावर neutral की and वजह 3 पिन live. प्लग का यूज These two करते हैं। supply ये पूरा हमारा सर्किट electricity डायग्राम to है। the ठीक है, refrigerator. कौन सी चीज कहाँ लगी होती है। Alright, अब then उसके from बाद हमारा जो there, पावर सप्लाई है, alright, the उसमें हमारा एक lamps, मोटर the होगा। lamp in the अब ये क्या हमारा refrigerator लैंप, जब हम डोर gets खोलते the हैं तो power. हम देखा होगा So लैंप whenever you जलता है see एकदम। the ठीक है, क्या जलता है, लैंप जलता है एकदम, लैंप ऑन होता है। ठीक, लैंप ऑन होता है। उसके बाद इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा फ्रिज क्या कहते हैं, ऑन है या ऑफ है, करंट वर्किंग में है कि नहीं है। ठीक है ना। और ये भी चांस होते हैं कि अब बल्ब नहीं जल रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या कहते हैं कि ये नहीं कि खराब ही फ्रिज, स्विच कहते हैं बल्ब फ्यूज भी हो सकता है। ठीक है ना, अभी खराब मालूम। अभी क्या है, ये हमारा क्या है, थर्मोस्टेट, ये हमारा टेम्परेचर चेंज करने वाला होता है, थर्मोस्टेट होता है। ये कहते हैं इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, इससे पहले हमने थर्मोस्टेट देखा था, ये थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट से हम ये कर सकते हैं कि टेम्परेचर को घटा भी सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं अब ये क्या हमारा टाइमर है। ये टाइमर क्या करता है, इसके द्वारा हम ये देखते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर कूलिंग हो गया तो वो क्या करेगा, 16 डिग्री या 1 डिग्री पे पहुंच गया तो वो क्या करेगा, तो उसे रेफ्रिजरेटर को बंद कर देगा, टर्न ऑफ कर देगा कंप्रेसर को। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं हुआ है तो कंटिन्यू चला रहेगा, या फिर हम एक टाइमिंग भी डिसाइड कर सकते हैं।
ठीक है, इसके द्वारा क्या कहते हैं, इसके द्वारा हम ये भी फाइंड कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि हम 5 घंटे चलाना है, या फिर हम डिसाइड कर लेंगे कोई वैल्यू, या फिर हम टाइमर ही ऐसा लगाएंगे कि 5 घंटे ऐसे चलेगा हमारे, 5 घंटे फ्रिज चलेगा, 5 घंटे हमारा फ्रिज बंद रहेगा। इस तरीके से यह सिस्टम कर सकते हैं। अब उससे इसके पीछे हमने देखो क्या देखा था इसके बाद, ये क्या है, डिफरेंस थर्मोस्टेट। ये डिफरेंशियल टेम्परेचर कहता है, ये टेम्परेचर को सेंस करता है, ये बिल्कुल बर्फ के अंदर रखा हुआ रहता है। ठीक है, और ये टेम्परेचर को सेंस करके टाइमर को प्रोवाइड करता है, और इसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है, मतलब पत्ती सी होती है जो टेम्परेचर सेंस करेंगे ऑटोमेटिकली डिस्क मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा होता है कंप्रेसर का उसको डिस्कनेक्ट कर देती है। अब ये हीटर, ये हीटर ये ये हीटर, ये क्या है हीटर, ये जो हीटर है डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली मेन लाइन से कनेक्ट रहता है। इसका फेज जो है, ये क्या, इसका काम क्या है, जो पानी होता है ओवर वाला उसे बंद करना होता है, जो पानी होता है जो नीचे बाकेट में भर जाता है उसको क्या कहते हैं, ये वाष्पीकृत कर देता है। और जैसे ही हम दरवाजा खोलते हैं बंद करते हैं तो इसके द्वारा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्विच के थ्रू क्या कहते हैं कनेक्ट रहता है। और जब दरवाजा बंद करने पे वो क्या होता है, फैन बंद हो जाता है। और ठीक इसी के थ्रू क्या कहते हैं, एक फैन कनेक्टर रहता है जो अंदर अंदर इवेपोरेशन जो कॉइल होती है उसमें से ठंडी हवा को पूरे फ्रिज में सर्कुलेट करता रहता है, पूरे फ्रिज में क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, पूरे फ्रिज में क्या करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, पूरे फ्रिज में सर्कुलेट करने से क्या होगा, उसकी कूलिंग के बारे में पता पता चल जाता है हमें। पूरी फ्रिज में सर्कुलेट कूलिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है इसके बारे में इससे पंखा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्कुलेट करके पूरे फ्रिज में अच्छे से कूलिंग प्रदान करता है। दूसरा फिर इसमें क्या है, इसमें फिर एक कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर क्या होता है बेसिकली, एक जो इवेपोरेशन कॉइल के अंदर जो गैस फ्लो हो रही है, ये पूरे सिस्टम में जो गैस फ्लो हो रही है उसके प्रेशर तथा तापमान को बढ़ाना उसका मुख्य कार्य है। ये तापमान को बढ़ाकर कंडेंसर क्या कहते हैं, कहते हैं जो कॉइल होती है उसमें प्रवाहित करती है, फिर इसे एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू वहां से प्रवाहित किया जाता है, थ्रोटल कहते हैं। ठीक है ना, और जो कंडेंसर के अंदर क्या लगी होती है, मोटर लगी होती है, ये क्या करती है पिस्टन के थ्रू ये भाप को क्या कहते हैं, जो गैस होती है उसे बहुत अत्यधिक दबा देती है। और इसमें सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार एक इंडक्शन मोटर लगी होती है। ठीक है, बस।